Hello everyone, this is Zafar and you all are welcome back to my YouTube channel Your Commerce Guide। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 चैप्टर 2 मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट बेसिकली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। आज हम लोग करने वाले पार्ट ए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड उसके साथ सम्स करेंगे जिसका नाम रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज मटेरियल कॉस्ट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है हम लोग को मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ता है राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी और राइट टाइम पे। इन तीनों प्रोसेस एक साथ निभाने को बोलते हैं परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है जिसमें बहुत सारे मैनेजर्स और ऑफिसर्स जुड़े होते हैं। तो सबसे ऊपर होता है परचेज मैनेजर, उसके बाद होता है परचेज ऑफिसर, और परचेज ऑफिस के अंदर बहुत ढेर सारे अलग अलग असिस्टेंट्स होते हैं जो इस काम को करने में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं हर एक का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर जो होता है वो हमारा जो परचेज ऑफ मटेरियल का जो एंटायर प्रोसीडियर है वो उसको देखता है। उसके बाद आता है परचेज ऑफिसर। ऑफिसर का काम यह है कि वो परचेज मैनेजर को असिस्ट करे परचेजिंग फंक्शन में। उसके बाद अलग अलग जो असिस्टेंट होते हैं उससे पहले आते हैं टेंडर असिस्टेंट। टेंडर असिस्टेंट का मतलब होता है ये बेसिकली एनालाइज करता है कि कौन सा सप्लाई हम लोग के लिए सूटेबल है और किसका टेंडर सबसे लो है, ठीक है। उसके बाद आता है परचेज ऑर्डर असिस्टेंट। परचेज ऑर्डर असिस्टेंट बेसिकली ये परचेजिंग ऑफ मटेरियल में कौन सा सप्लायर हम लोग को जो मटेरियल सप्लाई करेगा उसको चुनने के लिए परचेज ऑर्डर असिस्टेंट को रखा गया। उसके बाद होता है फॉलोअप असिस्टेंट कि जो मटेरियल हम लोग ने ऑर्डर किया वो टाइम पे आ रहा है कि नहीं, इसका फॉलोअप करने का जिम्मेदारी होता है फॉलोअप असिस्टेंट के ऊपर। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग असिस्टेंट, कितना परचेज ऑर्डर आया और उसमें हम लोग को सप्लाई ऑफ मटेरियल टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कब आएगा नहीं आएगा, क्या हुआ नहीं हुआ, सारे चीज़ का रिकॉर्ड जो होता है जैसे परचेज रिकॉर्ड वो रिकॉर्डिंग असिस्टेंट का होता है। और सबसे लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग असिस्टेंट, ये जो भी ये सारे फंक्शन कर रहे हैं इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने वाले को बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग असिस्टेंट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे नाम है परचेजिंग सिस्टम। परचेसिंग सिस्टम बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम और एक होता है डिसेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज परचेसिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एक जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो सेटअप किया जाता है, मतलब वन परचेसिंग डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट को ज़रूरत होता है सब उसी को ऑर्डर देता है परचेज फॉर द रिस्पेक्टिव नीड्स के लिए। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल जो भी पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग ही परचेज करते हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर ईच ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, मतलब जो भी जितना भी सारा ब्रांचेस होगा डिपार्टमेंट होगा सबका अलग अलग हम लोग को एक परचेज डिपार्टमेंट रहेगा जो लोग इंडिपेंडेंटली और अपने रिस्पेक्टिव नीड्स के हिसाब से अपना परचेजिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है एक मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। सबसे पहले परचेज रिकग्निशन। परचेज रिकग्निशन जो होता है ये डिपार्टमेंट जिसको मटेरियल का ज़रूरत होता है वो क्या करता है परचेज डिपार्टमेंट को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट लिख के भेजता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और मटेरियल को परचेज करने के लिए। उसके बाद आता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर बेसिकली एक परचेज डिपार्टमेंट बनाता है सप्लायर को देने के लिए कि उसमें कितने स्पेसिफिक क्वांटिटी और क्वालिटी और कौन से टाइम में और कौन से कंडीशंस या टर्म्स पे वो गुड्स जो है सप्लाई होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद आता है GRN या गुड्स रिसीव्ड नोट जो है वो स्टोर कीपर या गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाता है। ये बेसिकली सारा डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है और वेरियस डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग मटेरियल जो आ चुका है। उसके बाद आता है गुड्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये बेसिकली इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल आया है और उसको इंस्पेक्शन करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है टेस्टिंग के बाद कि जो गुड सप्लाई हुआ है उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनता है कि वो किस क्वालिटी का है, मतलब किस क्वांटिटी है, उसका एनालिसिस किया जाता है उस बेस पर। तो चलिए शुरू करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर।
तो बेसिकली इसमें 7 स्टेप होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं क्या क्या स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेप होता है रिसीविंग द परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग ब्रांचेस से परचेज डिपार्टमेंट को मिलता है कि कौन सा डिपार्टमेंट को किस मटेरियल, किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी में चाहिए। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कौन हम लोग को वो मटेरियल जो स्पेसिफिक क्वालिटी या क्वांटिटी में चाहिए उनको कौन सप्लाई देगा। उसके बाद सप्लायर चुनने के बाद हम लोग आते हैं उस ऑर्डर को प्लेस करने में, जो हम लोग सप्लायर को एक कोटेशन भेजते हैं, मतलब कि हमको इस क्वालिटी में, इस क्वांटिटी में, इस तारीख को ये सारा माल चाहिए, और उसका फॉलोअप चलते रहता है जब तक परचेज ऑर्डर आ नहीं जाता। जैसे ही परचेज ऑर्डर आता है हम लोग को होता है रिसीट ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग GRN मतलब गुड रिसीव नोट में हम लोग सारा स्टोर कीपर नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल आया। उसके बाद होता है इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, एक रिपोर्ट बनता है कि जो भी मेरा गुड्स रिसीव्ड हुआ है, जो भी मटेरियल मेरे पास आया है वो हमारे स्पेसिफिक क्वालिटी के हिसाब से है कि नहीं। उसके बाद देखा जाता है कि कोई गुड्स डैमेज या हमारे क्वालिटी में फिट नहीं बैठ रहा है जिसमें हम लोग परचेस ऑर्डर दिए थे, तो डेबिट नोट के साथ उसको सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट में अगर सब अप्रूव्ड हो जाता है और तो हम लोग सबसे लास्ट में वो इनवॉइस को पेमेंट के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देते हैं कि हम लोग का जो भी मटेरियल आना था सप्लाई से वो आ चुका, आप लोग उस सप्लायर को पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से परचेज ऑफ मटेरियल में हमारा वो एक्सपेंसेस ऐड होता है या कोई भी उससे लेस होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या उसमें ऐड अप होता है और क्या क्या उससे लेस किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट और सब्सिडीज। ये सारा हम लोग परचेज प्राइस से डिडक्ट करते हैं। और कैश डिस्काउंट को हम लोग इग्नोर करते हैं, वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का हिस्सा नहीं होता है क्योंकि वो पेमेंट के टाइम दिया जाता है। इसीलिए हम लोग जब परचेस ऑफ मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे तो कैश डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जितना भी टैक्सेस है, रोड टैक्सेस, टोल, ऑक्टोरियो एंट्री फीस, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंश्योरेंस चार्ज, जितने तरह का एक्सपेंस होता है वो सारा परचेस प्राइस पे ऐड किया जाता है। यहाँ GST के लिए एक स्पेसिफिकेशन किया गया कि इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि वो कॉस्ट ऑफ परचेस प्राइस का पार्ट बनेगा तब तक हम लोग नहीं लेंगे। और पेनल्टीज के लिए हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, उसको हम लोग लेते ही नहीं है हमारा कैलकुलेशंस में, कि हम लोग जब डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल को तब उसको इग्नोर कर दिया जाता है कैश डिस्काउंट की तरह। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन रिफंडेबल, एक होता है रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल डायरेक्टली एड अप किया जाता है और उसका कुछ नहीं होता, कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं करते। पर रिफंडेबल में एक है वो भी ऐड होता है, पर जो भी रिटर्न कंटेनर होता है जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो परचेज कॉस्ट से हम लोग लेस कर देते हैं। और यही है कि कौन कौन सा फैक्टर्स हमारे कॉस्ट ऑफ परचेज मटेरियल में ऐड होता है, लेस होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल का एक छोटा सा चार्ट दिया है, जिसमें आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स की वजह से क्या क्या परचेज ऑफ मटेरियल में ऐड किया जाता है और लेस किया जाता है, और किससे क्या क्या इफेक्ट होता है और किसके एडजस्टमेंट कब क्या करना है, कौन सा ऐड करना है या कौन सा लेस करना है। तो आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आगे आपका सम्स बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक गाइडलाइन शेयर किया आप लोग के साथ, जो हमें अपना मटेरियल परचेज कॉस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। ये गाइडलाइन बेसिकली हमें प्रोवाइड करेगी कि कब हम लोग को क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, और उसके बाद हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक इसके नीचे आप देखेंगे कि हमारा इफ़ेक्टिव कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालना है पर यूनिट के हिसाब से, उसका भी एक गाइडलाइन दिया है कि कब हमें क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। आप लोग इसे पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आगे के सेशंस में हमारा हेल्प करेगा कि हमें किस तरह से अपना कैलकुलेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन में हमें 5 चीज़ें निकालने के लिए बोला है। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड। तो आप लोग पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को फॉलो। तो अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा जो मैंने कुछ देर पहले पोस्ट किया था, तो उस क्वेश्चन को आप अगर स्पेसिफिकली देखें तो वो क्वेश्चन में
अलग अलग लॉट प्राइसेस दिया हुआ है, अलग अलग स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़ ऑफ जो गुड्स परचेज हुआ है उसके ऊपर। जैसे कि 750 केजी में 55 केजीज़ है, 751 से लेके 1500 केजी तक 50 रुपये पर केजी है, और 1501 से लेके 2250 केजी तक 45 रुपये पर केजी पड़ रहा है। तो हम लोग को देखना होगा कि जो जॉय लिमिटेड है वो कितना केजी ऑफ गुड्स बेसिकली रॉ मटेरियल जो है बंगाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मंगाया है। तो स्पेसिफिक लिखा हुआ 1200 किलो। तो वो जो ब्रैकेट है वो हम लोग का सेकंड ब्रैकेट होगा कि मतलब बिटवीन 751 और 1500 केजी वाला ब्रैकेट में आता है कि उस ब्रैकेट का हम लोग का प्राइस पड़ा है पर केजी का। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है और भी एडिशनल डिटेल्स लिखा है, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी स्पेसिफाई किया गया है तो हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, और भी डिफरेंट चार्जेस है जिसको हम लोग को लेस या ऐड करके हमारा आंसर निकालना होगा। तो यहाँ बेसिकली 5 अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए statement for computation showing total cost of material। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कैलकुलेट करने के लिए थे परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो है हम लोग का आता है, हम पहले ही बता चुके हैं 1200 किलो वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो सेकंड ब्रैकेट पे आता है जिसका 50 रुपया पर किलो के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग उससे ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वो साफ साफ बोल दिया गया 20% है, ठीक है। तो 60,000 का 20%। अब 1200 इंटू 50 करेंगे ये अमाउंट कॉलम में, तो ये 60,000 आएगा, और 60,000 का 20% होता है 12,000। इन दोनों को लेस करने के बाद जो हमको मिलेगा 48,000, वो होगा नेट परचेज प्राइस। उसके बाद जो भी एडिशनल चार्जेस है वो हम लोग ऐड करेंगे। एडिशनल चार्जेस जैसे कि कंटेनर के लिए, तो यहाँ साफ साफ बोला गया था कंटेनर का 25 रुपया पर ड्रम होगा 25 किलो के लिए। तो हम लोग ने 1200 किलो मटेरियल मंगवाया है, उसको डिवाइड करेंगे 25 से और मल्टीप्लाई भी करेंगे 25 से, क्योंकि 1200 डिवाइड बाई 25 मुझे उस क्वांटिटी दे देगा कि कितना ड्रम इस्तेमाल हो रहा है। पर ड्रम के लिए हम लोग को 25 रुपया देना पड़ रहा है, पर ड्रम का वो पड़ जाएगा, मतलब ऑल टोटल 1200 रुपया। टोटल करेंगे 49,200। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे जीएसटी। अगर जीएसटी मेंशन नहीं रहता तो हम लोग नहीं लेते, यहाँ मेंशन किया हुआ है तो लेंगे। यहाँ 2 पार्ट है, एक है मटेरियल के लिए और दूसरा है कंटेनर के लिए। मटेरियल के लिए होगा 48,000 के ऊपर 10%, और कंटेनर के लिए होगा 48,000 के ऊपर 5%। तो 4,800 और 5% हो गया 60 रुपये। दोनों को ऐड करेंगे और वो हमारा परचेजिंग प्राइस पे ऐड अप हो जाएगा 54,060 रुपीज़। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो कि मेंशन किया हुआ था 2.5% और नेट इनवॉइस वैल्यू। तो ये हमारा नेट इनवॉइस वैल्यू है। नेट इनवॉइस वैल्यू के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 2.5%, जो कि होता है 1351.50 रुपीज़। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे फ्रेट। फ्रेट जो कि आता है, यहाँ साफ साफ मेंशन कर दिया गया है 548 रुपीज़ 50 पैसा। तो सब एडअप कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों का एडअप करने के बाद मिलता है 55,411.50, और इनको एडअप करने के बाद मिलता है 55,960।
55960। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क देके यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइव फाइव नाइन सिक्स जीरो से हम लोग लेस करेंगे, लेस करेंगे क्रेडिट। जो भी कंटेनर रिटर्न हुआ, हम पहले भी बताए थे थ्योरी पार्ट में कि जो भी कंटेनर रिटर्न होगा वो हम लोग उस परचेस प्राइस से लेस कर देंगे। तो यहाँ 25 रुपया पर ड्राम था, पर केजी का 1 ग्राम था, तो रिटर्न में सिर्फ 20 रुपया करके मिलेगा, जबकि परचेज में हम लोग को 25 रुपया करके पे करना पड़ा था, पर रिटर्न में हम लोग को कम मिल रहा है। तो इसीलिए 1200 डिवाइड बाई 25, तो हमको पता चलेगा कितना ड्रम है, और पर ड्रम के ऊपर 20 रुपया, जो कि 960 रुपया होता है। 960 रुपया लेस करेंगे तो 55,000 का मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज मिल गया। और उसके बाद हमारा जो भी स्टोर्स ओवरहेड है वो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। स्टोर ओवरहेड जो था वो 5% था, 55,000 के ऊपर 5%, जो कि है 2750। एडअप करने के बाद 57750, ये जो आया मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल। तो मतलब पर केजी का जो हम लोग ने टोटल मटेरियल मंगवाया है, तो पर केजी के हिसाब से हम लोग का कितना प्राइस हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम लोग जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 57,750 रुपीज़ था, जो टोटल आया था। उसमें से हम लोग जो भी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, उसको हम लोग लेस कर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस कॉमनली होता है तो उसको लेस कर दिया जाता है। वो डायरेक्टली बोल दिया है 1200 किलो के ऊपर 5%, और पर मटेरियल के ऊपर 12.50 रुपया आएगा, तो 750 रुपया। 750 रुपया लेस करेंगे तो 57,000 आता है। 50,000 आ रहा है जो है मेरा टोटल इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब आफ्टर लॉसेस मेरा इतना, मतलब टोटल कॉस्ट होना चाहिए कि 1200 किलो माल में मेरा कितना टोटल कॉस्ट पड़ा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस जो किए थे हम लोग ने वो 1200 किलो के हिसाब से किए थे, 1200 kgs। उसके बाद उसमें जो भी नॉर्मल लॉस है उसको लेस कर देते हैं। जैसे ऊपर में हम लोग ने अमाउंट से लेस किया था, यहाँ क्वांटिटी से लेस करेंगे। 1200 के ऊपर 5%, 1200 के ऊपर 5% होता है 60 रुपया। तो असल में मेरा 1140 किलो जो है मेरा टोटल मटेरियल हमको रिसीव्ड हुआ है। अब इसी को निकालने के लिए जो मेरा टोटल था अमाउंट 57,000, उसको हम लोग 1140 kg से डिवाइड करेंगे, तो जो मेरा आंसर आएगा 50 रुपीज़। ये है मेरा इफेक्टिव कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल पड़ा है कि 1 kg मटेरियल हम लोग जब ने ऑर्डर किया था तो उस पर हम लोग का कॉस्ट कितना आया। तो हम लोग ने 2 टाइप का कैलकुलेशन ऑलरेडी देख लिया, एक था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और दूसरा था इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी। तो हम लोग आते हैं लास्ट 3 टॉपिक पे, और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले था कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। तो हम लोग ने टोटल 750 kgs ऑफ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए भेजा। पर केजी का दाम था 50 रुपया, जो हम लोग ने प्रीवियस कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को जो मिलता है, हम लोग का टोटल प्रोडक्शन में 37,500 रुपीज़ ऑफ मटेरियल जो प्रोडक्शन में इशू किया गया था।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के लिए पर किलो के हिसाब से 50 रुपया पर किलो था और 140 किलो मटेरियल का लॉस हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 7000 रुपीज़ का हम लोग का एबनॉर्मल लॉस आया। और सबसे लास्ट में आता स्टेटमेंट शोइंग कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा हैंड में मतलब शायद हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट्री में है, जो अभी तक हम लोग ने प्रोडक्शन के लिए इशू नहीं किया। तो मटेरियल परचेज जो हम लोग ने किया था वो था 1200 किलोस। उसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, लेस करते हैं, जो कि हम लोग ने कैलकुलेट किया था वो था 60 किलोस का। तो 1140 किलो है अभी हम लोग के पास। उसके बाद हम लोग एबनॉर्मल लॉस को लेस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस जो था 140 किलोस का था, तो हमारा टोटल 1000 किलोस जो है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के बाद, मतलब टोटल 1200 में से दोनों लॉस को माइनस करने के बाद हम लोग के पास 1000 किलो मटेरियल बचा है। उसमें से हम लोग ने प्रोडक्शन में इशू किया 750, तो हमारे इन हैंड में बचा 250 kgs ऑफ मटेरियल। तो 250 kgs ऑफ मटेरियल जो इन हैंड में है उसका कॉस्ट पर केजी जो है 50 रुपीज़ है। तो 50 इंटू 250 रुपीज़, तो 12,500 जो है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड हमारे पास अभी है। तो आज का क्लास हम लोग का यही खत्म होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी बैक टू यू। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस। मैं जल्दी लौटूंगा पार्ट बी के साथ, तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।